गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज इस लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे ड्राइंग एंड पेंटिंग और ये पार्ट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए कॉमन है। टॉपिक क्या चलेगा आज अपना मध्यकालीन मूर्तिकला। कौन सी? मध्यकालीन मूर्तिकला। अब देखिए मध्यकाल प्रारंभ हुआ था लगभग 600 ईस्वी से और ये चला 16वीं ईस्वी तक। कब से कब तक? 600 ईस्वी से और 16वीं ईस्वी तक। कई बुकों में यानी कि अनेक बुकों में इसका समय 7वीं सदी भी माना जाता है। तो ऐसे लिखा हुआ 6ठी और 7वीं सदी से, 6ठी और 7वीं सदी से मध्यकाल आरंभ होता है और कब तक चलता है? 16वीं सदी तक। कब तक? 16वीं सदी तक। फिर 16वीं सदी के मध्य में ही यानी कि 1550 ईस्वी में राजस्थानी शैली प्रारंभ हो जाती है। कौन सी? राजस्थानी शैली। राजस्थानी शैली और राजस्थानी शैली के साथ में कौन आ जाते हैं? मुगल। कौन? मुगल। तो 1526 ईस्वी में कौन आ गया था? बाबर आ गया था। तो उधर से मुगल काल प्रारंभ हो जाता है, उधर से राजस्थानी शैली भी प्रारंभ हो जाती है। यानी कि मुगल काल के समय में ही राजस्थानी शैली भी प्रारंभ हो गई थी। एक बार क्वेश्चन आया था कि राजस्थानी शैली कौन सी सदी में प्रारंभ हुई थी? तो 16वीं सदी में प्रारंभ हो गई थी। तो अब देखिए मध्यकाल का जो समय है वो 600 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक माना गया है। कब से कब तक? 600 से लेकर 1600 ईस्वी के बीच का माना गया है। इसका जो समय है वो 600 से 1600 ईस्वी तक इसका समय माना गया है। लेकिन मध्यकाल को भी दो भागों में बांटा गया है। मध्यकाल को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन से हैं वो दो भाग? पहला तो है पूर्व मध्यकाल यानी पहले का पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, और उसके बाद में उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। जो पूर्व मध्यकाल है इसका समय माना गया है 600 से लेकर 800 ईस्वी तक। कब से कब तक? 600 ईस्वी से 800 ईस्वी तक इसका समय माना गया है। और उसके बाद का जो समय है वो 900 ईस्वी से और 1600 ईस्वी तक इसका समय माना गया है उत्तर मध्यकाल का। यानी कि 600 से 800 तक तो इसका माना गया है पूर्व मध्यकाल का। और जैसे 800 यहाँ खत्म होता है, जैसे कि 820, 830, 850, 870 इस प्रकार से ये मोटा मोटा आइडिया है। लगभग 900 से यानी 800 के बाद क्या आएगा? 900 आएगा। तो 900 से लेकर 1600 ईस्वी तक उत्तर मध्यकाल का समय माना गया है। तो सबसे पहले आज अपन चर्चा करेंगे पूर्व मध्यकाल की। किसकी? पूर्व मध्यकाल की। क्योंकि मूर्तिकला के क्षेत्र में जो पूर्व मध्यकाल में जो प्रोग्रेस थी उसमें कौन कौन से स्थान आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए पूर्व मध्यकाल में चर्चा करेंगे आज हम पूर्व मध्यकाल। और पूर्व मध्यकाल का समय 600 ईस्वी से 800 ईस्वी तक जो भी घटना घटित हुई थी उसके बीच की बात करेंगे अपन। बाकी पूर्व मध्यकाल थोड़ा आगे तक भी चला था, लेकिन अपन 600 से लेकर 800 ईस्वी तक की ही बात करेंगे पहले। तो इसमें कुछ स्थान थे प्रसिद्ध मूर्ति शिल्पों के कारण वो फेमस हुए। उनमें कौन कौन से थे? तो देखिए पहले नंबर पे जैसे कि एलोरा, उसके बाद में एलिफेंटा, तीसरा है महाबलीपुरम। ये तीन प्रसिद्ध स्थानों की हम चर्चा करेंगे, एलोरा, एलिफेंटा और महाबलीपुरम। तो आइए सबसे पहले आज प्रारंभ करेंगे हम एलोरा के बारे में कि एलोरा कहाँ पर है
क्यों प्रसिद्ध है, किन शासकों का वहाँ पर साम्राज्य था, प्रारंभ किसके समय में हुआ और अंत किसके समय में हुआ, कितने वर्षों में ये बन के तैयार हुआ, कौन से धर्मों से संबंधित यहाँ मूर्ति शिल्प बने हुए हैं, कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं फेमस है, कितनी गुफा मंदिर है, इन सब के बारे में हम तमाम चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ कर रहे हैं अपन आज किसके बारे में, एलोरा के बारे में। एलोरा एक होता है एलोरा और एक होता है एलोवेरा। तो अपन केवल एलोरा की बात करेंगे, उसके बाद में अपन एलिफेंटा और मामल्लपुरम या महाबलीपुरम इन गुफा मंदिरों की भी अपन बात करेंगे। ये सब स्थान गुफा मंदिरों के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। तो देखिए अजंता प्रारंभ कर रहे हैं अपन। अजंता नहीं, एलोरा अजंता के पास में है ना, इसलिए अजंता का भी नाम साथ में चलता है। तो देखिए एलोरा कहाँ पर है, किधर है। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे इसकी स्थिति के बारे में, इसके बारे में इसकी स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए इसकी स्थिति है अजंता से लगभग 50 मील दूरी पर है। अजंता से लगभग 50 मील दूरी पर कहाँ पर है ये, अजंता से लगभग 50 मील की दूरी पर है। अजंता से लगभग 50 मील की दूरी पर स्थित है, या कहे तो अपन 150 किलोमीटर दूर है, या अजंता से 150 किलोमीटर दूर है। और ये कौन से, एलोरा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र जिले, महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो याद रखेंगे एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं और ये अजंता से लगभग 50 मील की दूरी पर या 150 किलोमीटर दूर स्थित है और ये गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। यहाँ से प्राप्त उत्कीर्ण शिलालेखों के अनुसार, किसके कारण, प्राप्त उत्कीर्ण शिलालेखों के कारण, प्राप्त उत्कीर्ण शिलालेखों के कारण इनका नाम आज प्रसिद्ध रहा है। और प्राचीन काल में इन प्राप्त उत्कीर्ण शिलालेखों के कारण इस एलोरा का नाम क्या था, एलापुर अंचल था। क्या नाम था, एलापुर, एलापुर अंचल था। पहले एलोरा का नाम क्या था, एलापुर अंचल। दोबारा सुनेंगे एक बार, अपन चर्चा करें एलोरा के बारे में, इसकी स्थिति के बारे में। इसकी स्थिति अजंता से लगभग 50 मील की दूरी पर 150 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में स्थित है और अजंता की गुफाएं भी महाराष्ट्र में ही है। तो यहाँ से प्राप्त उत्कीर्ण शिलालेखों के कारण इस एलोरा की जो गुफा मंदिर है इनको किस नाम से जानते थे पहले, एलापुर अंचल के नाम से। किसके नाम से, एलापुर अंचल के नाम से जाना जाता था। ये इसका प्राचीन नाम था। क्या नाम था, प्राचीन नाम। तो याद रखेंगे एलोरा का प्राचीन नाम क्या था, एलापुर अंचल। क्या नाम था, एलापुर अंचल। एलोरा का प्राचीन नाम, एलोरा का प्राचीन नाम क्या हो गया, एलापुर अंचल। एग्जाम में आ जाएगा कि एलापुर अंचल के नाम से कौन सी गुफा मंदिरों का निर्माण हुआ या जाना जाता है, तो आप कह देंगे उत्तर जी एलोरा की गुफा मंदिरों को। एलोरा को वैसे वेरुल के नाम से भी जाना जाता है।
किसके नाम से? वेरुल के नाम से। सबसे पहले तो इसे एलापुर अंचल बोला गया। सबसे पहले तो क्या बोला गया? एलापुर अंचल। उसके बाद में बोला गया इसको एलोरा, और उसके बाद में इसका तीसरा नाम क्या आ गया अपने सामने? वेरुल। क्या आ गया? वेरुल। तो एलोरा की गुफाओं को वेरुल के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना, 3 नाम हो चुके हैं इनके। ये किसी भी नाम से पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। पहला नाम हो गया एलापुर अंचल, ये एलोरा की गुफा को कहते हैं, एलोरा नाम है इसका। उसके बाद में वेरुल, वेरुल भी एलोरा की गुफाओं का ही अन्य नाम है। क्या नाम? वेरुल। याद रहेगा, 3 नाम हो गए। अब अपन थोड़ा सा इसका इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं कि इसका क्या इतिहास था, क्यों बनी, किस कारण से बनी, किन्होंने बनाया, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए, पश्चिमी दक्षिण में, यानी कि जो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में दक्षिण एक जगह थी, कौन सी? दक्षिण। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, दक्षिणी शैली भी पढ़ा होगा, दक्षिणी शैली भी पढ़ा होगा 11th-12th में। तो पश्चिमी दक्षिण में चालुक्यों के बाद, उस टाइम पे चालुक्य राजा हुए थे। कौन से? चालुक्य राजा। तो चालुक्य राजाओं के बाद में राष्ट्रकूट शासकों की सत्ता स्थापित हुई थी। किसकी? राष्ट्रकूट शासकों की। कौन से शासक है? राष्ट्रकूट शासक है। किसकी हुई थी? राष्ट्रकूट शासकों की सत्ता स्थापित हुई थी। अब देखिए, याद रखने के लिए इधर है रा। क्या है? रा। राष्ट्र में क्या है? रा है ना, और इधर को एल और रा में भी क्या है? रा। तो इसका प्रथम अक्षर और इसका लास्ट अक्षर ये याद रखना, ये दोनों सेम है। तो याद रखेंगे, एलोरा के जो गुफा मंदिर है उनको किसने स्थापित करवाया था? राष्ट्रकूट शासकों ने। किसने? राष्ट्रकूट शासकों ने। और राष्ट्रकूट में भी रा लगा हुआ है, और एलोरा के लास्ट में, इसके लास्ट में और इनके प्रारंभ में सेम अक्षर मिल रहा है। तो इसका मतलब ये राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा के गुफा मंदिरों का निर्माण किया था। ऐसे ट्रिक्स बना लेंगे। जो चालुक्यों के सामान्य स्थापत्य एवं मूर्तिकला में महान प्रसिद्धदाता रहे थे, यानी कि जिस प्रकार से चालुक्य शासकों ने जिस प्रकार से वहाँ पर मूर्तिकला और स्थापत्य कला, भवन निर्माण कला आदि को आगे बढ़ाया था, उसी प्रकार से राष्ट्रकूट शासकों ने भी यहाँ पर मूर्तिकला में और स्थापत्य कला में महान कार्य करवाया था। याद रहेगा इतना। राष्ट्रकूट शासकों के काल में विशाल पहाड़ियों को काटकर, जो ये राष्ट्रकूट शासक हुए थे, इनके शासन काल में इन्होंने क्या किया? विशाल पहाड़ियों को, यानी कि बड़ी बड़ी पहाड़ियों को काटकर उनके अंदर गुफाओं का और मंदिरों का निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूट शासकों ने अपने शासन काल में बड़ी बड़ी पहाड़ियों को काटकर क्या करवाया? वहाँ पर मंदिरों का निर्माण करवाया और गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो एक बार वापस से सुन लो। अपन बात कर रहे थे एलोरा की स्थिति की। ये अजंता से लगभग 50 मील की दूरी पर या 150 किलोमीटर दूर है, और ये भी महाराष्ट्र में है, और अजंता की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है। एलोरा से प्राप्त जो गुफा मंदिर है, उनसे प्राप्त उत्कीर्ण शिलालेखों के कारण ये पता चलता है कि पहले एलोरा को एलापुर अंचल के नाम से जाना जाता था। ये जो एलोरा का प्राचीन नाम था, कौन सा? एलापुर अंचल। और एलोरा को वेरुल के नाम से भी जाना जाता था। अब अपन इनके इतिहास की बात कर रहे थे कि पहले पश्चिमी दक्षिण में किसका शासक था? चालुक्यों का शासक था। लेकिन चालुक्यों के बाद में राष्ट्रकूट शासकों ने अपनी सत्ता हासिल कर ली थी, और जिस प्रकार से चालुक्य शासक अपने शासन काल में स्थापत्य कला और मूर्ति कला को बहुत आगे तक बढ़ाते हुए ले गए थे, उसी प्रकार से राष्ट्रकूट शासकों ने भी उन्हीं के पद चिन्हों पर कार्य किया, और उन्होंने भी क्या किया? मूर्तिकला और स्थापत्य कला को आगे बढ़ाया। तो याद रखने के लिए एलोरा को किसने प्रोग्रेस पर आगे बढ़ाया? तो राष्ट्रकूट शासकों ने। किसने? राष्ट्रकूट शासकों ने। तो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था, संस्थापक शासक, तो संस्थापक शासकों में दंती दुर्ग प्रथम ने, क्या नाम है?
दंती दुर्ग प्रथम, दंती दुर्ग प्रथम राष्ट्रकूट शासकों में एक शासक हुआ, उसका नाम है दंती दुर्ग प्रथम, और इसका जो समय माना गया है वो 735 ईस्वी से 755 ईस्वी तक है। 735 टू 755 ईस्वी तक इसका समय माना गया है। किसका? दंती दुर्ग प्रथम का। ये जो दंती दुर्ग प्रथम राष्ट्रकूट शासक हुआ था, इसका शासक माना गया है 735 से 755 ईस्वी तक है। इन्होंने चालुक्यों को पराजित कर यानी चालुक्यों को हरा दिया था, और उसके बाद में स्वतंत्र राष्ट्रकूट सत्ता की स्थापित की थी। क्योंकि पहले तो वैसे ही चल रहा था, कभी चालुक्यों ने आक्रमण कर दिया, कभी राष्ट्रकूटों ने आक्रमण कर दिया, तो पूरी तरीके से जो राष्ट्रकूट शासक की नींव पक्की की थी वो किसने की थी? इस दंती दुर्ग प्रथम ने की थी 735 ईस्वी से 755 ईस्वी के मध्य। क्योंकि अपन इसे चित्रकला और मूर्तिकला के अनुसार पढ़ रहे हैं, बाकी इतिहास में क्या लिखा हुआ है उससे अपन को ज्यादा लेना देना नहीं है। अपन केवल अपने स्थापत्य कला और मूर्तिकला का ही पाठ उसमें से निकाल कर पढ़ रहे हैं। तो इसी प्रकार से राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक शासकों में दंती दुर्ग प्रथम ने लगभग 735 से 755 ईस्वी में चालुक्यों को पराजित कर एक स्वतंत्र राष्ट्रकूट सत्ता की स्थापना की। और मान्यखेट एक जगह का नाम है मान्यखेट, जो मालाखेड़ा कर्नाटक में पड़ती है। जगह का नाम क्या है? मान्यखेट। मान्यखेट ये कहां पर है? ये मालाखेड़ा कर्नाटक में। मालाखेड़ा कर्नाटक में। उसको क्या किया? राजधानी बनाया। क्या बनाया? राजधानी बनाया। राजधानी बनाया। दोबारा सुनेंगे। ये जो दंती दुर्ग प्रथम है, इसने 735 से लेकर 755 ईस्वी तक राज्य किया, और इसने क्या किया? चालुक्यों को पराजित करके एक स्वतंत्र राष्ट्रकूट सत्ता की स्थापना की। और उसके बाद स्थापना हो गई, विजय हो गया, तो इन्होंने एक जगह चुनी। कौन सी? मान्यखेट। ये जो मान्यखेट है ये मालाखेड़ा कर्नाटक में है, यहाँ पर अपनी राजधानी बनाई। मालाखेड़ा अपने अलवर जिले में भी है, अलवर से 20 किलोमीटर पहले भी है एक मालाखेड़ा। और उस मालाखेड़ा की अपन चर्चा नहीं कर रहे, अपन चर्चा कर रहे हैं कर्नाटक में जो मालाखेड़ा है उसकी। अपने करण अर्जुन एक मूवी बनी थी, उसमें उन्होंने एक ट्रेन को रुकाई थी। कहाँ पर? मालाखेड़ा में। तो वो मालाखेड़ा में वो ट्रेन का दृश्य दिखाया गया है अपने वाले अलवर वाले मालाखेड़ा में, देखना कभी। तो मान्यखेट नामक स्थान को राजधानी बनाया। दंती दुर्ग के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम, ये जो दंती दुर्ग है इसके बाद में इसके चाचा आ गया, और इसके चाचा का नाम है कृष्ण प्रथम। क्या नाम है? इसके चाचा का नाम है कृष्ण प्रथम। और इसका जो समय माना गया है 756 से 772 ईस्वी माना गया है। 756 से 772 ईस्वी तक है। कौन आ जाता है? दंती दुर्ग के चाचा जी आ जाते हैं, इनके काका जी आ जाते हैं। इन काका का और चाचा का नाम था कृष्ण प्रथम, और इनका समय 756 ईस्वी से 772 ईस्वी तक माना गया है। जिन्हों ये राष्ट्रकूट वंश का, इनको राष्ट्रकूट वंश का एक प्रतापी शासक माना जाता है। किसको? कृष्ण प्रथम को। कृष्ण प्रथम को राष्ट्रकूट वंश का एक प्रतापी शासक माना जाता था। और इन्हीं के काल में एलोरा का विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ था। तो इन्हीं के शासन काल में, किसके शासन काल में? कृष्ण प्रथम के शासन काल में। दोबारा सुनेंगे। दंती दुर्ग प्रथम का जो चाचा जी थे, इनके चाचा जी थे कृष्ण प्रथम, जिनका समय 756 से 772 ईस्वी तक माना जाता है।
और ये राष्ट्रकूट वंश का एक प्रतापी शासक था और इन्हीं के काल में एलोरा का विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ था। किसका? एलोरा में विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ था। इन्हीं के शासन काल में एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ। किसके शासन काल में? कृष्ण प्रथम के शासन काल में एलोरा में एक प्रसिद्ध मंदिर है जो विश्व प्रसिद्ध है और उसका नाम है कैलाश मंदिर। क्या नाम है? कैलाश मंदिर। उस कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। इस प्रकार से सीधी खड़ी चट्टानों को काटकर, यानी कोई चट्टान है, आप पहाड़ देखते हो, इस प्रकार से कोई पहाड़ हो तो उनमें सीधी खड़ी चट्टानों को वैसे काटकर एलोरा में लगभग 34 गुफा मंदिरों का निर्माण किया गया है। कितने गुफा मंदिरों का? एलोरा में लगभग 34 गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। अब एक बार मिटाने से पहले दोबारा पढ़ लो। आज हम चर्चा कर रहे हैं मध्यकालीन मूर्ति कला की, और मध्यकालीन मूर्ति कला में जो समय है इसका जो 600 से 1600 ईस्वी तक माना गया है। इस मध्यकालीन मूर्ति कला को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकालीन मूर्ति कला और उत्तर मध्यकालीन मूर्ति कला। जो पूर्व मध्यकालीन मूर्ति कला है उसका समय 600 से 800 तक पहले हम प्रारंभ करते हैं। इसमें 3 केंद्रों पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें पहला केंद्र है एलोरा, दूसरा है एलिफेंटा और तीसरा है महाबलीपुरम, जिसको मामल्यपुरम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मामल्यपुरम भी कहते हैं। तो सबसे पहले अपन ने प्रारंभ किया एलोरा। एलोरा की सबसे पहले स्थिति देखी हमने, ये कहां पर है, किधर है भाई? ये है अजंता से लगभग 50 मील की दूरी पर। 50 मील की दूरी पर 1 मील में 3 किलोमीटर होते हैं, तो 50 गुणा 3 करेंगे तो कितना किलोमीटर? 150 किलोमीटर हो गया। और ये महाराष्ट्र में स्थित है। यहां से प्राप्त उत्कीर्ण शिलालेखों के कारण इसका जो प्राचीन नाम है वो एलापुर अंचल के नाम से भी इसे जाना जाता है और इसे एलोरा भी कहते हैं। और इसका एक और नाम पता चला, कौन सा? वेरुल। कौन सा? वेरुल। अब देखिए, अब इसके इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। इतिहास के बारे में ये चर्चा है कि पहले पश्चिमी दक्षिण में चालुक्य राजाओं का शासन था, लेकिन चालुक्यों के बाद में कौन आगे? राष्ट्रकूट आगे। कौन आगे? राष्ट्रकूट आगे। तो अपन एक राष्ट्रकूट शासक की बात कर रहे हैं जिसका नाम है दंतिदुर्ग प्रथम। क्या नाम है? दंतिदुर्ग प्रथम। तो ये राष्ट्रकूट शासकों के शासन काल में एलोरा का निर्माण हुआ, एलोरा की गुफाओं का निर्माण हुआ। दंतिदुर्ग प्रथम का जो समय है वो 735 से 755 ईस्वी तक माना जाता है। और इस दंतिदुर्ग ने भी क्या किया? एक स्वतंत्र राष्ट्रकूट की सत्ता की स्थापना की थी। किसने? दंतिदुर्ग ने। और उसने मान्यखेड़, जो मालाखेड़ा कर्नाटक में है, वहां पर अपनी राजधानी को क्या किया? स्थापित किया। उसके बाद में दंतिदुर्ग के बाद में उसके चाचा जी आ जाते हैं। चाचा जी का नाम क्या है? कृष्ण प्रथम। क्या नाम है? कृष्ण प्रथम है। और इसका समय माना जाता है 756 से 772 ईस्वी तक कृष्ण प्रथम का समय माना जाता है। और इस कृष्ण प्रथम, ये जो कृष्ण प्रथम था, इन्हीं के शासन काल में एलोरा का विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और राष्ट्रकूट वंश का ये प्रतापी शासक हुआ था। कौन? कृष्ण प्रथम। ये महान सम्राट हुआ था। जैसे कि मौर्य काल में अशोक हुआ था, कुषाण काल में सम्राट कनिष्क हुआ था, और उसके बाद में गुप्त काल में कौन हुआ था? समुद्रगुप्त एक सम्राट हुआ था, महान सम्राट। इसी प्रकार से क्रम चलता रहेगा। और यहाँ पर सम्राट कौन हो गए? यहाँ हो गए कृष्ण प्रथम। इन्होंने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। मिटा दिया जाए।
अब अपन चर्चा करेंगे एलोरा के गुफा मंदिरों के बारे में कि एलोरा में कितनी गुफा मंदिर थी, किस किस धर्म से बनी हुई थी, उनकी संख्याओं के क्या नाम थे। एलोरा के गुफा मंदिर, तो देखिए एलोरा के गुफा मंदिरों को बनाने के लिए एक खड़ी चट्टान को काटकर इनको निर्मित किया गया है। सीधी खड़ी चट्टानों को काटकर एलोरा में लगभग 34 गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। कितने गुफा मंदिरों का? 34 गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। 34 गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। 34 गुफा मंदिरों का, कितने का? 34 गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। कहां पर? एलोरा में। ये याद रखेंगे, एलोरा में कितने गुफा मंदिर है? 34 गुफा मंदिर है। अब देखिए ये मंदिर कौन कौन से धर्मों से संबंधित है। तो यहां पर गुफा संख्या 1 से 12 तक, गुफा संख्या 1 से लेकर 12 तक दक्षिणी मुखी गुफाएं हैं। कौन सी? दक्षिणी मुखी गुफाएं हैं। और ये गुफाएं बौद्ध धर्म की है। किससे? दक्षिणी मुखी है और बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सी? गुफा संख्या 1 से 12 तक कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद में जो ये बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा संख्या 1 से 12 है, इनका जो समय है वो 350 ईस्वी से 700 ईस्वी तक का माना जाता है। इनका समय क्या माना जाता है? इनका समय माना जाता है 350 ईस्वी से 700 ईस्वी तक इनका समय माना जाता है। 350 ईस्वी से 700 ईस्वी तक गुफा संख्या 1 से और 12 तक का बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा मंदिरों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। इनका समय 350 ईस्वी से 700 ईस्वी तक उत्खनित हुआ है। उसके बाद में दूसरे समूह में, ये तो पहले समूह की बात हो गई, अब बात कर रहे हैं अपन दूसरे समूह में। दूसरे समूह में कितनी गुफाएं हैं? दूसरे समूह में है 17 गुफाएं। कितनी गुफाएं हैं? 17 गुफाएं। तो गुफा संख्या 13 से लेकर और 29 तक है। गुफा संख्या 13 से लेकर 29 तक है। 13 से लेकर 29 तक है। टोटल कितनी गुफाएं? टोटल 17 गुफाएं। टोटल 17 गुफाएं। ये 17 गुफाएं कौन से धर्म से संबंधित है? गुफा संख्या 13 से 29 तक जो दूसरे समूह की गुफाएं हैं, ये गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित है। इससे हिंदू धर्म से संबंधित है। हिंदू धर्म से या ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। कौन से नंबर की गुफाएं? गुफा संख्या 13 से लेकर गुफा संख्या 29 तक है। 17 गुफाएं हैं टोटल और ये दूसरे समूह की गुफाएं हैं और ये हिंदू धर्म से संबंधित है। हिंदू धर्म को ही ब्राह्मण धर्म कहते हैं और इनका जो समय है वो 700 ईस्वी से 972 ईस्वी तक माना जाता है। इनका जो समय है, समय कब से कब तक है? 750 ईस्वी से कब तक है? 750 से पहले 700 ही लिख लो याद रखने के लिए। 700 ईस्वी से 972 ईस्वी तक है।
इनका समय माना जाता है। 700 ईस्वी से 972 ईस्वी तक है। गुफा संख्या 13 से लेकर जो 29 तक 17 गुफाएं हैं और ये हिंदू धर्म से या ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। इनका समय माना गया है, इस समय के बीच में इन्हें निर्मित किया गया है। इसके बाद में जो तीसरे समूह की गुफाएं आती है, कौन से समूह की? तीसरे समूह की गुफाओं में हमें 5 गुफाएं प्राप्त हुई है। तीसरे समूह की गुफाएं जिनमें गुफा संख्या 30 से 34 तक, 30 से 34 तक कितनी गुफाएं होगी? टोटल होगी 5 गुफाएं। कितनी गुफाएं? 5 गुफाएं। टोटल 5 गुफाएं हो गई। और ये जो 5 गुफाएं हैं ये कौन से धर्म से संबंधित है? ये है जैन धर्म से संबंधित। कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित। जैन धर्म से संबंधित ये 5 गुफाएं हैं। गुफा संख्या 30 से लेकर 34 तक, 30, 31, 32, 33 और 34, ये कितनी गुफाएं होगी? 5 गुफाएं। और ये कौन से धर्म से संबंधित हुई? जैन धर्म से संबंधित हुई। और इनका जो समय है वो 9वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य रखा गया है। 9वीं से 12वीं सदी तक है। 9वीं से 12वीं सदी तक इनका समय माना गया है। अब एक बार वापिस से अपन इन गुफाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए अपन चर्चा कर लेते हैं एलोरा के गुफा मंदिरों के बारे में। यहाँ पर केवल 34 गुफा मंदिरों का ही निर्माण हुआ है। कितने गुफा मंदिरों का? 34 गुफा मंदिरों का। 34 कितने? 34 गुफा मंदिरों का। अब इन गुफा मंदिरों को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले लेते हैं अपन पहले समूह की जो गुफाएं हैं। यहाँ पहले समूह की जो गुफाएं हैं उनमें 12 गुफाएं हैं। टोटल कितनी गुफाएं हैं? 12 गुफाओं को लिया गया है, जिसमें गुफा संख्या 1 से लेकर 12 तक, गुफा संख्या 1 से लेकर 12 तक कितनी गुफाएं हो गई? 12 गुफाएं हो गई। ये जो 12 गुफाएं हैं इनको बौद्ध धर्म से संबंधित माना गया है। कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित। क्वेश्चन आएगा एलोरा की कौन सी गुफाओं को बौद्ध धर्म में सम्मिलित किया गया है, या कौन सी गुफा मंदिरों में बौद्ध धर्म का प्रभाव रहा है? तो ये हो जाएगा गुफा संख्या 1 से लेकर 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इनका जो समय है, निर्माण समय, ये 350 ईस्वी से 700 ईस्वी तक का माना जाता है। 350 ईस्वी से लेकर 700 ईस्वी तक ये गुफा मंदिरों का निर्माण हुआ। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आते हैं दूसरे समूह की गुफाएं। दूसरे समूह की गुफाओं में गुफा संख्या 13 से लेकर गुफा संख्या 29 तक, गुफा संख्या 13 से लेकर गुफा संख्या 29 तक, यानी कि टोटल 17 गुफाओं का निर्माण किया गया है। कितनी गुफाओं का? केवल 17 गुफाओं का निर्माण किया गया है। और ये जो 17 गुफाएं हैं दूसरे समूह की, गुफा संख्या 13 से लेकर 29 तक, ये हिंदू धर्म से संबंधित है और हिंदू धर्म को ही ब्राह्मण धर्म कहा जाता है। और इनका जो समय है वो 700 ईस्वी से लेकर 972 ईस्वी तक माना जाता है। ये गुफा मंदिरों का निर्माण कब हुआ? 700 ईस्वी से लेकर 972 ईस्वी तक है। इसके बाद में तीसरे समूह की गुफाएं आती हैं, जिनमें गुफा संख्या 30 से लेकर 34 तक, गुफा संख्या 34 तक इन्हें माना गया है। ये टोटल 5 गुफाएं हैं और इन 5 गुफाओं का संबंध कौन से धर्म से है? जैन धर्म से संबंधित है। ये जो 5 गुफाएं हैं ये जैन धर्म से संबंधित है। और इनका निर्माण काल कब माना जाता है? 9वीं से लेकर 12वीं सदी तक इनका निर्माण हुआ था। 9वीं से लेकर 12वीं सदी तक इनका निर्माण माना जाता है। इस प्रकार से ये 3 टाइप की गुफाएं हैं, 3 धर्म से संबंधित है, जिसमें पहले हो गई बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा संख्या 1 से लेकर 12 तक। निर्माण काल पूछे यदि तो बताएंगे आप 350 से लेकर 700 ईस्वी तक। दूसरे नंबर पर जो गुफाएं हैं 17 गुफाओं का एक समूह है। और ये जो 17 गुफाएं हैं ये हिंदू धर्म से संबंधित है। हिंदू धर्म को ब्राह्मण धर्म कहा जाता है। और इन गुफाओं की संख्या है
गुफा संख्या 13 से लेकर गुफा संख्या 29 तक और इनका निर्माण काल 700 ईस्वी से लेकर 972 ईस्वी तक माना जाता है। जो तीसरे समूह की जो गुफाएं आती है उनमें 5 गुफाओं को सम्मिलित किया गया है और वो गुफा संख्या है गुफा संख्या 30 से लेकर 34 तक। और ये 5 गुफाएं कौन से धर्म से संबंधित है? ये है जैन धर्म से संबंधित। कौन से धर्म से संबंधित? जैन धर्म से संबंधित। और इनका जो समय है वो 9वीं से लेकर 12वीं सदी तक माना गया है। कब से कब तक माना गया है? 9वीं से लेकर 12वीं सदी तक इनका समय माना गया है। ये थी एलोरा के गुफा मंदिरों की डिवाइडेशन की बात। इसके बाद की बात अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि एक ही दिन में इतना सारा पढ़ा दिया जाएगा तो आपको समझ में कम आएगा। इसलिए पहले आप इनके नोट्स बनाएंगे जितना आज पढ़ा है, उसके बाकी की चर्चा अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहे, मस्त रहे और स्वस्थ रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो।